अगले 32 मिनट इस प्लेन के और इसमें बैठे हर इंसान के लिए सबसे भयानक 32 मिनट होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट की पूरी टेल टूटकर अलग होने वाली है। ये प्लेन पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। कोई भी कंट्रोल काम नहीं करेगा, ना स्टीयरिंग ना ब्रेक्स, कुछ भी नहीं। पायलट्स पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन प्लेन उनकी एक नहीं सुनेगा। केबिन में पैसेंजर समझ जाएंगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। कुछ लोग अपने बैग से पेन पेपर निकालेंगे, अपने परिवार को आखिरी पत्र लिखेंगे और आखिर में ये बन जाएगी एविएशन इतिहास की सबसे भयानक सिंगल एयरक्राफ्ट डिजास्टर, जिसमें 520 लोग अपनी जान गंवा देंगे और बचेंगे सिर्फ 4 लोग। तो आखिर ये हुआ कैसे? आइए शुरू से शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। जापान में ओबुन का पवित्र त्यौहार चल रहा था। ये वो समय होता है जब लोग अपने घर, अपने परिवार के पास जाते थे। पूरे देश में छुट्टियां थी। टोक्यो का हानिदा एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ था। गेट्स पर लंबे कतारें लगी हुई थी। बच्चे एक्साइटेड थे। बुजुर्ग लोग अपने बेटे बेटियों से मिलने जा रहे थे। गेट नंबर 18 पर एक विशाल बोइंग 747 SR खड़ा था। दोस्तों, ये कोई साधारण 747 नहीं था, ये SR मॉडल था, यानी कि शॉर्ट रेंज। खास तौर पर जापान की छोटी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इसे बनाया गया था। इस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर था JA8119। ये प्लेन पिछले 7 सालों से उड़ रहा था और अब तक 25,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ चुका था। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन एक बात जो कोई नहीं जानता था, 1978 में इस प्लेन के लैंडिंग के वक्त कुछ ऐसी गलती हुई थी जिसका हर्जाना ये प्लेन 7 साल बाद भुगतने वाला था। आखिर क्या थी वो गलती जिसने 520 जिंदगियों की एंड की बुकिंग 7 साल पहले ही कर दी थी? दोस्तों, इसे जानने के पहले हमें उस दिन प्लेन के रनवे पर दौड़ने से लेकर टेक ऑफ तक की पूरी कहानी जाननी होगी। बोइंग 747 SR के कॉकपिट के कैप्टन थे मसामी ताकाहामा, उम्र 49 साल, एक्सपीरियंस 12,400 फ्लाइट आवर्स। जापान एयरलाइंस में बेहद रेस्पेक्टेड पायलट थे। शांत स्वभाव के, हर सिचुएशन को संभालना जानते थे। उनके साथ थे 39 साल के फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और 46 साल के फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा। तीनों मिलकर एक परफेक्ट टीम थे। साथ में 12 फ्लाइट्स अटेंडेंस भी ड्यूटी पर थी। इन सब के लिए टोक्यो से ओसाका की ये फ्लाइट बिल्कुल रूटीन थी, सिर्फ 54 मिनट की। वो हर रोज ऐसे फ्लाइट्स उड़ाते थे। इस प्लेन में कुल 509 पैसेंजर थे। प्लेन की कैपेसिटी 550 की थी। तो आज लगभग ये प्लेन फुल था। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी। केबिन क्रू सेफ्टी डेमो दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल रूटीन था। कॉकपिट में पायलट्स अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट कर रहे थे। टावर से क्लियरेंस मिल चुकी थी। शाम 6:04। प्लेन ने पुशबैक लिया, धीरे धीरे गेट से पीछे हटा, फिर अपनी ताकत से आगे बढ़ना शुरू किया। शाम 6:12। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 ने टेक ऑफ किया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 अब हवा में था। टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ हुआ, कोई झटका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे टोक्यो के बिल्डिंग्स छोटी होती जा रही थी। कैबिन में कुछ पैसेंजर्स विंडो से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। प्लेन अब 10,000 फीट के ऊपर आ चुका था। कैप्टन ताकाहामा ने ऑटो पायलट एंगेज कर दिया। सब कुछ अपने आप चल रहा था। केबिन में सीट बेल्ट साइन ऑफ हो गया। लोग उठकर अब बाथरूम जा सकते थे। बच्चे थोड़ा घूम सकते थे। फ्लाइट अटेंडर्स ड्रिंक सर्विस की तैयारी कर रही थी। कॉकपिट में हल्की बातचीत हो रही थी, मौसम के बारे में और ओसाका एयरपोर्ट के बारे में। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम था 7:06 पे। बस 54 मिनट की ये फ्लाइट थी और अभी सिर्फ इस फ्लाइट को उड़े हुए 12 मिनट हुए थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। प्लेन अब 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्टेबल था। टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अभी अभी उन्हें 35,000 फीट तक क्लाइंब करने की परमिशन दी थी। कैप्टन ताकाहामा ने थ्रोटल एडजस्ट किया। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर फ्यूल मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल एक ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ हुई।
इतनी तेज कि पूरी प्लेन में गूंज गई। प्लेन का पिछला हिस्सा फट गया था। प्रेशर ब्लैकहेड, वो दीवार जो केबिन के प्रेशर को होल्ड करती थी, वो अचानक एकदम से टूट गई। अंदर की हवा इतनी तेज बाहर निकली कि प्लेन की पूरी टेल ही उड़ गई। वर्टिकल स्टेबलाइजर, वो पंख जो प्लेन की पूंछ पर होता था, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। साथ में चारों हाइड्रोलिक सिस्टम की पाइप भी कट गई। कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे। कैप्टन ताकाहामा चिल्लाए, क्या हुआ, क्या हुआ? फ्लाइट इंजीनियर फुकुदा ने तुरंत अपने पैनल को देखा और वहाँ जो नज़ारा था वो किसी डरावने सपने जैसा था। हाइड्रोलिक्स ए गया, बी वो भी गया, सी ये भी नहीं है, डी सब के सब चले गए। चारों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो गए थे। केबिन में पूरी तरह से पैनिक फैल गया। अचानक से छत से ऑक्सीजन मास्क गिरने लगे। पैसेंजर्स चीख रहे थे। प्लेन के पिछले हिस्से से हवा की तेज आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। कैप्टन ताकाहामा ने अपने कंट्रोल्स चेक किए। योक को लेफ्ट घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राइट घुमाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आगे धकेला, पीछे खींचा, प्लेन रिएक्ट तक नहीं कर रहा था। ऑल हाइड्रोलिक्स लॉस्ट, फ्लाइट इंजीनियर ने कंफर्म किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब प्लेन को कंट्रोल करने का कोई भी नॉर्मल तरीका नहीं बचा था। कैप्टन के पास अब सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, चारों इंजन का थ्रस्ट। लेकिन ये कंट्रोल इतना मुश्किल था कि इससे पहले किसी ने बोइंग 747 को इस तरह से उड़ाया ही नहीं था। एविएशन हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा था। कैप्टन ताकाहामा ने तुरंत रेडियो पकड़ा। टोक्यो कंट्रोल, जापान एयर 123, हमें इमरजेंसी है, हम हनीदा वापस आना चाहते हैं। एटीसी का टोन तुरंत बदल गया। 123 क्या प्रॉब्लम है? कैप्टन का जवाब सुनकर एटीसी के होश उड़ गए। कैप्टन ने कहा, रैपिड डिकम्प्रेशन, हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। एटीसी को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई छोटी इमरजेंसी नहीं थी। एटीसी ने कहा, आप हनीदा के लिए क्लियर्ड है। एटीसी ने सारी बाकी फ्लाइट्स को साइड करवा दिया। पूरा एयर स्पेस फ्लाइट 123 के लिए क्लियर कर दिया गया था। और अब शुरू हुआ वो डरावना डांस। प्लेन अचानक से ऊपर जाने लगा, 24,000 फीट से 27,000 फीट तक। नोज़ ऊपर उठ रहा था बहुत तेज़ी से, फिर अचानक नीचे 20,000 फीट, और फिर 18,000 फीट, फिर वापस 25,000 फीट, फिर नीचे 15,000 फीट। ये फुंगाइड मोशन कहलाता है, एक लहर की तरह ऊपर नीचे। साथ ही प्लेन लेफ्ट राइट भी रोल कर रहा था। कभी 30 डिग्री लेफ्ट में घुस जाता, कभी 30 डिग्री राइट में। केबिन में हालात और भयानक हो गए। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों योक पकड़े हुए थे। दोनों मिलकर खींच रहे थे, धक्का दे रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर फुकुदा लगातार थ्रॉटल मूव कर रहे थे। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, हम नागानो की तरफ जा रहे हैं, वहाँ माउंटेन्स है। पहले जो शांत कॉन्फिडेंट कैप्टन थे, अब उनकी आवाज़ में घबराहट आ गई। लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, हर सेकंड लड़ रहे थे। एटीसी उन्हें लगातार ऑप्शन दे रहा था। जापान एयर 123, क्या आप हनीदा आ सकते हैं? कैप्टन ने कोशिश की प्लेन को टर्न करने की, लेकिन प्लेन तो अपनी मर्जी से ही घूम रहा था। असल में प्लेन अब टोक्यो से दूर जा रहा था, नागानो प्रेफेक्चर की तरफ, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, घने जंगल थे, कोई एयरपोर्ट नहीं था। केबिन में अब हर कोई समझ चुका था ये कोई नॉर्मल इमरजेंसी नहीं थी। प्लेन 15 मिनट से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट झूल रहा था। कॉकपिट में तीनों क्रू मेंबर्स पसीने से लथपथ थे। उनकी बाहें दर्द कर रही थी। योक को पकड़ी पकड़ी उनकी उंगलियां जकड़ गई थी, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। कैप्टन ताकाहामा हर पॉसिबल चीज़ ट्राई कर रहे थे। उन्होंने लैंडिंग गियर्स को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाइड्रोलिक्स के बिना गियर भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने फिर फ्लैप्स एक्सटेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जमे हुए थे, 1 इंच भी नहीं हिले। इस विमान को इंजन थ्रस्ट से कंट्रोल करने की कोशिश जारी थी। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन कैप्टन ने कहा, हमें ट्राई करना होगा, बस ट्राई करते जाओ। उनकी आवाज़ में अब भी डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने हार नहीं मानी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कैप्टन जानते थे ये बैटल वो जीत नहीं सकते थे। प्लेन अब गुन्मा और नागानो के बीच माउंटेन एरिया में घुस चुका था। शाम 6:50। कुल मिलाकर 26 मिनट हो चुके थे एक्सप्लोजन के। प्लेन अब पूरी तरह से माउंटेन्स के ऊपर था।
प्लेन की अल्टीट्यूड अब बेहद अनस्टेबल थी, पहाड़ करीब आते जा रहे थे। अगर टेरेनियन वार्निंग सिस्टम होता तो वो लगातार चिल्ला रहा होता, लेकिन कैप्टन क्या करते? पुलअप करने के लिए एलिवेटर चाहिए था, एलिवेटर के लिए हाइड्रोलिक्स चाहिए थी, हाइड्रोलिक्स थी नहीं। एटीसी अब लगातार कॉल कर रहा था, जापान एयर 123 अपनी पोजीशन बताइए, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं। 123 क्या आप सुन रहे हैं? अपनी अल्टीट्यूड और हेडिंग बताइए, कोई जवाब नहीं। कॉकपिट में अब बोलने की भी फुर्सत नहीं थी, तीनों बस कंट्रोल से लड़ रहे थे। सीवीआर पर सिर्फ ये सुनाई दे रहा था, भारी सांसें, थ्रॉटल्स की आवाज़, अलार्म्स के बीप, पावर दो पावर। कुल मिलाकर विमान को अब 30 मिनट हो गए थे। प्लेन अब सिर्फ 5000 फीट की ऊंचाई पर था, मतलब प्लेन पहाड़ के लेवल पर आ गया था। केबिन में कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, पेड़ दिख रहे थे, बहुत करीब से पत्तियां तक दिख रही थी। एक पैसेंजर चिल्लाया, पहाड़, सामने पहाड़ है, बस कुछ सेकंड दूर। कैप्टन ताकाहामा ने आखिरी बार कोशिश की। उन्होंने सभी इंजन्स को फुल पावर दे दिया। चारों इंजन्स मैक्सिमम थ्रस्ट पर आ गए। इंजन की आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार झटका, पूरा प्लेन अब पहाड़ की ढलान पर गिर गया। रफ्तार बेहद तेज थी, पहले टेल टकराई, फिर विंग्स, फिर फ्यूजलेस। प्लेन के टुकड़े टुकड़े होते गए और फिर एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। फ्यूल टैंक फट गए, आग का गोला आसमान में उठा, इतना बड़ा कि मीलों दूर से दिख गया। जंगल में आग लग गई, पेड़ जलने लगे, काला धुआं आसमान में छा गया। जितने लोग भी इस प्लेन में थे, उन्होंने 32 मिनट तक अपनी मौत का इंतज़ार किया। कैप्टन ताकाहामा ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। फर्स्ट ऑफिसर सासाकी ने कंट्रोल्स नहीं छोड़े। फ्लाइट इंजीनियर फुकुदा ने आखिरी पल तक थ्रॉटल कंट्रोल किए। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, और ये उनमें से एक थी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 क्रैश्ड। उस रात पूरा जापान सदमे में था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 क्रैश्ड। टोक्यो के हानिदा एयरपोर्ट पर सैकड़ों परिवार वाले इकट्ठा थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। असल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्रैश साइट मिल नहीं रहा था। पहाड़ों में, घने जंगलों में, अंधेरे में कहाँ क्रैश हुआ ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन यूएस एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर ने इस एक्सीडेंट को स्पॉट किया। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट किया, हमें मिल गया है, हम रेस्क्यू शुरू कर सकते हैं। लेकिन जापानी अथॉरिटी ने मना कर दिया, नहीं, हम खुद संभाल लेंगे, ये हमारा मामला है। यूएस हेलीकॉप्टर वापस लौट गया और फिर पूरी रात गुजर गई। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई हेल्प नहीं। अंधेरे में, ठंड में घायल लोग पहाड़ पर पड़े थे, मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मदद नहीं आई। ये देर बहुत भारी पड़ गई। अगली सुबह पहली रोशनी के साथ रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से क्रैश साइट की तरफ गए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, नीचे का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्लेन के टुकड़े पूरे पहाड़ की ढलान पर फैले हुए थे, 1 किलोमीटर के एक एरिया में बिखरे हुए थे। जले हुए मेटल, सीट, लगेज और बॉडीज, चारों तरफ तबाही थी। जली हुई लाशें, अध जले पेड़, काली राख, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी एक आवाज़ आई। रेस्क्यूअर्स दौड़े, मलबे को हटाया और फिर मिली एक फ्लाइट अटेंडेंट यूमी ओचिआई, 26 साल की, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। रेस्क्यूअर्स पूरे एरिया में फैल गए, मलबे के हर टुकड़े को चेक किया और फिर मिले 3 सर्वाइवर्स। जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्रैश साइट से हर छोटी छोटी चीज कलेक्ट की गई, हर पीस, हर पार्ट, सब कुछ लैब भेजा गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दोनों ब्लैक बॉक्सेस। वो थे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दोनों डैमेज थे, जले हुए थे, लेकिन डेटा रीडेबल था। सीवीआर सुनकर इन्वेस्टिगेटर के रोंगटे खड़े हो गए। 32 मिनट की स्ट्रगल, तीनों पायलट्स की आवाज़ में डिटर्मिनेशन, फ्रस्ट्रेशन और फिर आखिर में एक्सेप्टेंस। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने और भी चौंकाने वाली बात बताई। सभी चारों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हुए थे। वर्टिकल स्टेबलाइजर पूरी तरह से गायब था। क्रू ने इंजन थ्रस्ट से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। 32 मिनट तक वो लड़ते रहे, लेकिन सवाल ये था कि ये सब हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेटर ने एक एक पीस एग्जामिन किया, रियर प्रेशर बल्क हेड के रिमेन्स, मेटल के टुकड़े और रिविट्स, और फिर उन्हें कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया।
इन्वेस्टिगेटर को एक पुराना रिकॉर्ड मिला 2 जून 1978 का। यही प्लेन JA8119 आज से करीबन 7 साल पहले ओसाका लैंडिंग के दौरान पायलट ने थोड़ी गलती की थी। प्लेन का एंगल ज़्यादा हो गया था और टेल रनवे से टच हो गई थी। इसे टेल स्ट्राइक कहते हैं। उस वक्त ये टेल डैमेज हुआ था। बोइंग की इंजीनियर्स की टीम आई, उन्होंने रिपेयर किया था, प्लेन को फिर से फ्लाइंग फिट बनाया था, लेकिन वो रिपेयर गलत था। 7 साल तक ये वीक जॉइंट बना रहा। हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग, हर फ्लाइट साइकिल केबिन प्रेशराइज होता, डीप्रेशराइज होता। उस जॉइंट पर प्रेशर बढ़ता गया, माइक्रो क्रैक्स बनते गए, बड़े होते गए। 25,000 फ्लाइट साइकिल के बाद 12 अगस्त 1985 को वो जॉइंट फाइनली फेल हो गया। ये बोइंग की गलती थी, एक फॉल्टी रिपेयर, एक इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन, और इस एक गलती की कीमत 520 लोगों की जान थी। आज माउंट ताकामागाहारा पर एक मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ 520 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। हर साल 12 अगस्त को सैकड़ों परिवार वाले यहाँ पर आते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं और रोते हैं। उन बच्चों को याद करते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार आई लव यू लिखा था। उन 520 लोगों को जो सिर्फ ओबोन की छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, वो कभी घर नहीं पहुंचे। दोस्तों, ये थी जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की दिल दहला देने वाली कहानी। 32 मिनट की हॉरर, 520 जाने और 4 मिराकुलस सर्वाइवर्स, और एक सबक जो पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने सीखा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि एविएशन की ऐसी ही और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।